दोस्तों, चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और लास्ट टाइम हमने देखा था ये ऑडिट सैम्पलिंग की जो टेक्निक्स होती है वो देखी थी हमने। आज हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडिटिंग, यानी कि ऑडिटिंग जो हो किस किस टाइप की होती है। तो सबसे पहला क्या है? स्टैच्यूटरी ऑडिट। ये तो आपको पता है स्टैट ऑडिट क्या होता है, जो साल के अंत में होती है। ये क्यों करनी होती है? क्योंकि ये कंपनी लॉ में लिखा हुआ है ऐसा, कि भाई आपको जो भी पर्टिकुलर जो क्राइटेरिया दे रखा है, अगर आप इस क्राइटेरिया को पूरा करते हो तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। क्योंकि आपकी जो फाइनेंस स्टेटमेंट है उसके बेसिस पे जो आउटसाइडर है, यानी अदर पार्टी, जो इन्वेस्टर है, गवर्नमेंट है, या फिर और जो पार्टी है वो डिसीजन लेती है, इसलिए आपको ऑडिट करानी पड़ेगी ताकि वो उस स्टेटमेंट पे रिलाई कर सके। ठीक है। तो वो स्टैच्यूटरी ऑडिट लिखा भी, इसमें मैंने लिख भी दिया है कि जो मैंडेट होती है किसके, लॉ के द्वारा। ठीक है ना। तो वो स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है। दूसरा क्या है? टैक्स ऑडिट। ये क्या है? जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है उसका जो सेक्शन 44A बी है ना, वो मैंडेटरी करता है कि भाई अगर आपने कोई सर्टेन क्राइटेरिया फुलफिल करा है तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। उसमें क्या, जनरल टैक्स की कैलकुलेशन वगैरह चेक करते हैं कि भाई जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को लॉस तो नहीं आ रहा, तो उस तरह के ऑडिट करके फिर वो सीए जो सर्टिफाई कर देता है उसको, टैक्स ऑडिट होता है। उसके बाद होता है इंटरनल ऑडिट। इसमें क्या होता है? मतलब ये कोई कंपलसरी नहीं होता, बट जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनको देखना होता है कि हमने जो इंटरनल कंट्रोल लगाए हुए हैं या इंटरनल चेक्स जो लगाए हुए हैं वो सही तरह से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। इसमें क्या होता है, जो मैनेजमेंट होता है ना, वही अपना जो स्टाफ होता है उसको अपॉइंट कर देता है कि आप करके और हमें रिपोर्ट दीजिए। तो वो जो जो इंटरनल ऑडिट जो करते हैं स्टाफ, वो मैनेजमेंट को ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसलिए इंटरनल ऑडिट कंपलसरी जो कराना वो कराते हैं, मतलब ये है। उससे अगला है हमारा सेक्रेटरियल ऑडिट। इसमें क्या होता है कि इसमें जो सेक्रेटरियल से, आप याद रखना, कंपनी सेक्रेटरी, तो मेनली ये कंपनी सेक्रेटरी ही करते हैं। और जो कंपनी सेक्रेटरी का मेन काम क्या होता है कि कंपनी के अंदर जो लॉ का जो कॉम्प्लायंस है वो हो रहा है नहीं हो रहा, जैसे वो ये ना कि बोर्ड मीटिंग बनाना, आरओसी में कुछ भी कर रहे हैं, तो वो सब कंपनी सेक्रेटरी काम होता है। तो इसके अंदर यही देखते हैं कि भाई जो प्रोविजंस ऑफ वेरियस लॉज और रूल्स है उनको कंप्लाई कर रही नहीं कर रही कंपनी। बुक वगैरह जो होते हैं ना, मिनट्स ऑफ मीटिंग वगैरह, ये सब बनाना, या फिर जो हम जो एजीएम वगैरह की जो बुक वगैरह बनाते हैं वो सब प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा काम, ये देखते हैं इसके अंदर। आगे देखेंगे तो है हमारा मैनेजमेंट ऑडिट। इसमें क्या होता है? इसमें जो मैनेजमेंट होती है, जो मैनेजमेंट यानी मैनेजर्स जो कि फंक्शनिंग करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उनकी एफिशिएंसी को ऑडिट किया जाता है। ये बताया जाता है कि भाई कहाँ कुछ कमी हो रही है और कहाँ अपने जो है ना वर्किंग स्टाइल को सुधार सकते हो जिससे और एफिशिएंसी निकल के आए। तो इसमें एक तरह से उनकी जो वर्किंग प्रोसेस को देख के उनको सजेशन दिया जाता है कि आप अपने काम को किस तरह से और बेहतर कर सकते हैं। तो हमारा मैनेजमेंट ऑडिट होता है वो। अगला कहता है कॉन्टिन्यूस ऑडिट या कंकरेंट ऑडिट। इसके अंदर क्या होता है कि ये ऐसा ऑडिट है जो चलता, रेगुलर चलता रहता है। मेनली आपको जो क्या है, जो बैंक्स वगैरह है ना, ये जो इंश्योरेंस कंपनी, मेनली तो क्या बैंक्स आप देखोगे तो बैंक्स में आपको हमेशा एक कंकरेंट ऑडिटर, या फिर कहते हैं कंकरेंट ऑडिटर तो नहीं हो, स्टाफ ही होता है उसका, वो बैठा ही मिलेगा। वो जनरली क्या है, जो डेली के जो हमारे अकाउंट ओपनिंग है या लोन्स है या फिर बैंक ने ओडी वगैरह दिया हुआ है, उनके डॉक्यूमेंट को चेक करता रहता है कि मीन्स कुछ इन्होंने मतलब गलत तो नहीं दे दिए, सारे डॉक्यूमेंट लिए ना हो और मतलब घपलेबाजी करके दे दिया हो, तो वो सब कंटिन्यूस चलता रहता है साल भर। इसका ऐसा कुछ नहीं कि ये साल के अंत में होता है, ये तो एक ना थ्रू आउट द ईयर प्रोसेस है। ठीक है ना। उससे अगला है प्रोप्राइटरी ऑडिट। इसमें क्या होता है? इसमें हम ये नहीं देखते कि मतलब वाउचर से वेरीफाई नहीं करते खर्चा। इसमें हम देखते हैं कि खर्चा कराई क्यों, क्या वो जरूरी था करना। ठीक है ना। तो इसमें वाउचर से कुछ लेना नहीं, इसमें हम ये देखते हैं बस कि जो खर्चा करा गया क्या वो जरूरी था या नहीं था। ठीक है ना। या फिर जैसे होता है ना, पैसों का गबन करने के लिए कर दिया कि दिखाया कुछ करा कुछ, तो वो है। और मोस्टली कहाँ होता है? ये होता है गवर्नमेंट कंपनीज वगैरह में होता है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट जहाँ रहेगा वहीं पे पब्लिक का पैसा है, तो उसी को मिसयूज से बचाने के लिए जनरली सब किया जाता है। ठीक है। उससे अगला है बैलेंस शीट ऑडिट। इसमें क्या होता है? इसमें ये देखते हैं कि मीन्स जो बैलेंस शीट के आइटम है वो सच में कंपनी से रिलेट कर रहे नहीं कर रहे, मीन्स ओवर स्टेटेड या अंडर स्टेटेड तो नहीं है, जो असेट है दिखा रखी है ये सच में कंपनी के पास है या नहीं है। तो ये सब इसमें देखना होता है। ये इसमें दे रखा ना कि कंसर्न्स मेनली ऑन द वेरिफिकेशन ऑफ आइटम इन द बैलेंस शीट, यानी बैलेंस शीट के जो है ना उसमें ही ये इसमें चेक करते हैं इसमें। ठीक है। उससे अगला आ गया फोरेंसिक ऑडिट। तो फोरेंसिक ऑडिट में क्या है? फोरेंसिक ऑडिट जनरली फ्रॉड को पकड़ने के लिए होता है। इसमें क्या होता है, जैसे सपोज कोई फ्रॉड होता है ना, तो फिर ये पिछले 8-10 साल का इसमें डाटा ले लेते हैं
और हर एक छोटी से छोटी ट्रांजेक्शन को चेक किया जाता है ताकि देख सकें कि मीन्स कहाँ गड़बड़ है। क्योंकि देखो जब कोई फ्रॉड होगा और जब बिल्कुल डिटेल में जाएंगे तो ही पता चलेगा कि भाई कहाँ से क्या चेन बनी है नहीं बनी। तो वो इसमें यही रहता है। अब देख भी सकते हैं इसके अंदर कि फ्रॉड या फिर कहते हैं ना एम्बेजलमेंट और अदर फाइनेंशियल क्लेम। तो इसमें मेनली देखो यही होता है, चाहे इसमें कहते हैं ना मनी लॉन्ड्रिंग को कर लो आप इसमें, उसको टैक्स इवेजन, इनसाइडर ट्रेडिंग कुछ भी हो, बट ये जनरली बहुत डिटेल चेकिंग होती है इसके अंदर फोरेंसिक ऑडिट में ना। ये है। उससे अगला है जॉइंट ऑडिट। जॉइंट ऑडिट में क्या होता है कि जो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो जनरली चाहते हैं कि हमारा काम एक्सपर्ट करे और बहुत अच्छे से करे। तो अब जैसे जो भी सी होता है, तो वो सबको हर फील्ड की नॉलेज तो नहीं हो सकती, किसी को किसी फील्ड की, किसी को किसी फील्ड के। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे दो तीन जो सीए फॉर्म में सीए वो इकट्ठा मिलके एक जॉइंट ऑडिट करते हैं, जॉइंट मतलब एंटिटी ग्रुप में काम करते हैं, एक ऑडिट करते हैं ताकि जो क्लाइंट्स हैं उनको एक्सपर्ट फैसिलिटीज या सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज में ही होता है, जिसमें क्या है, पूलिंग टुगेदर द रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टीज ऑफ मोर देन वन फॉर्म ऑफ ऑडिटर्स टू रेंडर द एक्सपर्ट जॉब। ठीक है, तो इसमें इकट्ठा मिलके एक्सपर्ट सर्विस देते हैं बस, और इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं है। उससे अगला है इंटरिम। ये जो है ना इंटरिम, इसका मतलब क्या है, ये देखो लिख रखा है इन बिटवीन। इंटरिम एक रूट वर्ड इंग्लिश का, ठीक है ना, तो इसका मतलब है इन बिटवीन। तो इसमें क्या होता है, जो दो ऑडिट हमारे जो साल के अंत में होते हैं, नॉर्मली साल के अंत में होते हैं, तो उन दो ऑडिट के बीच का जो पीरियड है ना, उसमें अगर ऑडिट करना है तो इंटरिम ऑडिट बोलते हैं। मेनली जैसे क्या है ना, कंपनी को सपोज डिविडेंड देना है, इंटरिम डिविडेंड देना है, तो उसको देखना पड़ता है कि भाई एट प्रेजेंट में डिविडेंड डिक्लेयर करने जा रही हूँ, तो मेरे पास क्या कुछ है, मेरे मतलब प्रॉफिट में कितना अमाउंट पड़ा है, तो कितना डिविडेंड दे सकती हूँ। तो उसके लिए ऑडिट करा लिया जाता है। ठीक है ना, उससे पता चल जाता है कि हाँ भाई जो बैलेंस शीट वगैरह जो भी पिंडल जो भी दिखा रहा है सब कुछ सही दिखा रहा है, तो अब हम डिविडेंड दे सकते हैं। मतलब एक वाइज डिसीजन है इस तरह से करके। ठीक है। और ये इंटरिम ऑडिट कंडक्ट किया जाता है, डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट। 3 मंथ भी हो सकता है पीरियड्स का, 6 मंथ भी हो सकता है। वो तो रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। उससे अगला है गवर्नमेंट ऑडिट। इसमें क्या होता है, मेनली जो गवर्नमेंट ऑफिस का जो अकाउंट्स वगैरह होते हैं या फाइनेंस स्टेटमेंट होती है, उनका जो ऑडिट होता है ना, उसको गवर्नमेंट ऑडिट कहते हैं। उससे अगला क्या है, एनर्जी ऑडिट। एनर्जी ऑडिट में क्या होता है, मेनली हम ये देखते हैं कि मीन्स जो कंजम्पशन हो रहा है ज़्यादा तो नहीं हो रहा, या अननेसेसरी वेस्टेज तो नहीं हो रहा। क्योंकि आज के टाइम में ये मान के चलो आप, इंडस्ट्री के पास मतलब एनर्जी एक बिजली एक चीज़ है जिसके बिना कुछ काम नहीं हो सकता। ठीक है ना। और जो थोड़ी मोटी जो कंपनी जिनमें एनर्जी ज़्यादा कंजम्पशन नहीं होता, उसमें तो कोई इशू नहीं है। जैसे हैंडलूम, एक आप आपने शायद सुना होगा, हैंडलूम जो कंप होती है ना, जहाँ पे कपड़ा मिल होता है ना, वहाँ पे 24 घंटे चलती है मशीनरी। और भी ऐसे बहुत सारे सेक्टर हो सकते हैं, तो वहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है, बिल बहुत ज़्यादा आता है, तो उसमें उसी को कम करने के लिए, ताकि वो एक्सपेंस हमारा कम हो सके, आजकल ये भी थोड़ा ट्रेंड में आ गया एनर्जी ऑडिट। ठीक है ना। और ये भी बोलते हैं कि भाई एनर्जी की वेस्टेज नहीं करनी चाहिए, वैसे ही कम प्रोड्यूस होती है, तो अगर आप बचाएंगे तो कहीं और जा सप्लाई कर पाएंगे हम। उस तरह से एनर्जी ऑडिट होता है कि भाई कंपनी को भी बेनिफिट हो और गवर्नमेंट भी विलेजेस वगैरह तक पहुंचा सके। ये होता है। उससे अगला है हमारा एनवायरमेंट ऑडिट। एक सेकेंड। उससे अगला है हमारा एनवायरमेंट ऑडिट। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जैसे कुछ कुछ जो इंडस्ट्री होती है ना, जैसे एक लेदर इंडस्ट्री, चमड़ा इंडस्ट्री होती है, या फिर कहीं कहीं पे कार्बन एमिशन ज्यादा होता है ना, उनके लिए होता है कि मीन्स ये अ, जैसे इसमें लिखा हुआ भी हो ना कि वाटर एक्ट, और ये कि भाई ये हवा को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये पानी को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, इस तरह की इंडस्ट्री। और ये सब कराना पड़ता है ऑडिट, अगर हमने सपोज कोई ऐसी इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं ना, शायद आजकल ऐसा कर दिया कि क्लियरेंस वेरेंस देने से पहले आपको एनवायरमेंट ऑडिट कराना पड़ेगा कि आप इंडस्ट्री लगा लोगे तब कितना नुकसान पहुंचाओगे आगे भी। ठीक है ना, तो उसके लिए एनवायरमेंटल ऑडिट होता है। आजकल आप सुना होगा शायद, एक वो भी कॉन्सेप्ट आया है, क्या, कार्बन क्रेडिट। ये आपने शायद सुना होगा। इसके अंदर क्या होता है कि मतलब हर एक इंडस्ट्री का ना सेट कर दिया नंबर, कि आप इतने कार्बन क्रेडिट, इतने कार्बन एमिशन कर सकते हो। अगर आपने अपने प्रोसेस को सुधारा और उससे कम करा, तो जो बचा हुआ डिफरेंस होता है ना, वो आपको कार्बन क्रेडिट के रूप में आपको मिलता है। उसको या तो आप इन फ्यूचर प्रोडक्शन यूज कर सकते हो, नहीं तो किसी को बेच के रेवेन्यू भी अर्न कर सकते हो। मतलब इस तरह से गवर्नमेंट एनवायरनमेंट का ध्यान रख रही है, तो ऐसे मतलब निकाले हुए हैं ऑप्शंस। तो आप बेच, वो जो कार्बन क्रेडिट है ना, उनको बेच के और रेवेन्यू भी अर्न कर सकते हो।
तो मतलब इस तरह से ये इसमें भी आप याद कर सकते हैं इस चीज को लिंक करके। तो वह उससे अगला है इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। आजकल जो है सारा काम कंप्यूटर पे हो रहा है, उनका ऑडिट होना भी जरूरी है कि भाई उसमें जो हमने इंटरनल चेक्स लगा रखे वो काम भी कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो मेनली इसमें क्या होता है, असेसमेंट होता है किसका, इंटरनल कंट्रोल का, जो कि अपने कंप्यूटर में लगाए हुए हैं कि भाई वो वैलिड है नहीं है, रिलायबल है नहीं है, और जो अपने सही तरह से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इस चीज के अंदर क्या होता है ना कि मतलब ऑडिटर जो है वो कैट यानी कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स का यूज करता है इस तरह का ऑडिट को करने के लिए। ठीक है। उससे अगला सेफ्टी ऑडिट। सेफ्टी ऑडिट में क्या होता है कि इसमें हम देखते हैं कि जो हमारे इंप्लॉयज की सेफ्टी के लिए हमने जो भी मेजर्स कर रखे हैं वो एक्चुअल में वर्किंग है ही नहीं। जैसे फायर वाला होता है ना कि भाई आग लगेगी तो पानी होएगा बरसेगा, या फिर जो एक्सटिंग्विशर रख रखे हैं वो एक्सपायर डेट तो नहीं है, जब आग बुझेगी तो सच में वो जो काम करेंगे नहीं करेंगे। या और भी इस तरह के जो भी प्रोविजन होते हैं कि भाई किसी को चोट लगी, हम सबसे पहले क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, कैसे उसको मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी। तो इस तरह के ऑडिट होते हैं, मतलब वो करा जाता है कि एम्प्लॉय के उसको देखने के लिए कि भाई वो जो मेजर्स है फॉर द एम्प्लॉय सेफ्टी वो इन प्लेस है या नहीं है। ठीक है। अब उससे अगला आता है टूल्स ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के टूल्स क्या क्या है, इसमें दो हैं, एक है ऑडिट प्लान और दूसरा है ऑडिट प्रोग्राम। जनरली आप ऐसे समझ लो कि जो अगर हम थोड़े से की इतने की बात करें, ये तो होगा ऑडिट प्लान, और ऊपर ऊपर से करें, और फिर जब डिटेल में जाएंगे हम डिटेल जान लग जाएंगे तो वो हमारा हो गया ऑडिट प्रोग्राम। ऑडिट प्लान में क्या होता है ना, हम तो सिर्फ ये करते हैं कि भाई हमें ऑडिट करना है। अच्छा, हम ये प्लान बनाते हैं इतने दिन में खत्म करना है, ऐसे ऐसे करेंगे, कुछ एरिया देखेंगे, हाँ भाई इसमें हाई रिस्क है तो इनको पहले प्रायोरिटाइज करेंगे, तो लो रिस्क वाले एरिया इनको बाद में करेंगे। तो इस तरह से ऊपर ऊपर का मोटा मोटा प्लान बना लें कि हम ऐसे ऐसे करेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं खाली कि भाई हम जून में ऑडिट करेंगे सेल्स डिपार्टमेंट का, मतलब टीम ए जो है वो जून में सेल्स डिपार्टमेंट का ऑडिट करेगी। उसके बाद आया ऑडिट प्रोग्राम। इसमें क्या है, इसमें डिटेल प्लान बनाते हैं हम, और ये प्रॉपर बनाया जाता है क्योंकि ये हमने जब पढ़ा था ना SA 200 डॉक्यूमेंटेशन, ये उसका पार्ट होता है, हमें अपनी फाइल में रखना पड़ता है कि भाई हमने ऑडिट प्लान बनाया, फिर हमने ऑडिट प्रोग्राम बनाया कि हम कैसे कैसे ऑडिट कर रहे हैं। और हमें इसलिए रखना पड़ता है कि कल को अगर ऐसे किसी ने कहा कि आपने ढंग से काम नहीं करा या चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस लगे, है ना, कि चार्ज ऑफ नेग्लिजेंस लगेगा, तो हम दिखा सकते हैं, एविडेंस दिखा सकते हैं कि नहीं सर देखिए हमने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करा है, उसके अकॉर्डिंग हमने ऑडिट करा है, तो इसलिए हमें हमारी कोई गलती नहीं है। और अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए करना पड़ता है। ठीक है ना। तो अगर हम बस ये इतना ये मान के चलो, ये तो ओवरऑल रोड मैप यानी ऊपर ऊपर से, और ये जो है ये डिटेल में ऑडिट प्रोग्राम, बस इतना मान के चलो। एग्जाम्पल देख लो कि भाई ऑडिट ऑफ सेल्स डिपार्टमेंट इन जून बाय टीम ए, ऊपर ऊपर से कर लिया। अब जब वो जो टीम ए है वो ऑडिट करेगी तो क्या करेगी, इसमें एग्जांपल हम जैसे देखते हैं ऑडिट प्रोग्राम में लिख दिया कि अभी 10 जो है सेल की इनवॉइस देखेगी, फिर जो कस्टमर की पेमेंट है वो वेरीफाई करेगी, फिर जो उनकी प्राइसिंग पॉलिसी है कंपनी की उसको रिव्यू करेगी। इस तरह से मतलब ये डिटेल में होता है, और वो ऊपर ऊपर से मोटा मोटा देखते हैं उसके अंदर खाली इतना है। उससे अगला क्या है, वाउचिंग। तो वाउचिंग क्या होता है कि भाई यही देखना कि जो वाउचर को देख के एंटर की गई है सिस्टम में वो सही है या नहीं है, और सारे वाउचर्स एंटर्ड है या नहीं है। इसमें मेन क्या है, द एक्ट ऑफ एग्जामिनिंग वाउचर्स, द एक्ट ऑफ एग्जामिनिंग वाउचर इज रेफर टू एज क्या, वाउचिंग। इसमें ये देखते हैं कि भाई हमने वाउचर को देखे कि सारे प्रॉपरली एंटर्ड है या नहीं है। ठीक है। अब आगे देखें तो वाउचर कितने तरह के होते हैं, वाउचर कितने तरह के होते हैं। अब इसमें दो बेसिस दिया गया है, एक तो क्या है बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी, और दूसरा क्या है बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। इस तरह से सेग्रीगेट किया गया है। अगर हम ओरिजिनलिटी के बेसिस पे देखें तो दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और कोलेटरल। तो इसको प्राइमरी को तो ओरिजिनली मान लो, कोलेटरल को मान लो डुप्लीकेट। डुप्लीकेट जब ओरिजिनलिटी वाली बात करेंगे प्राइमरी वाउचर, तो क्या है कि जो ओरिजिनल है उसी को प्राइमरी बोल देंगे। जैसे मान लो आपने कोई चीज खरीदी तो आपको इनवॉइस मिला परचेज, तो हमारा प्राइमरी वाउचर हो गया। अब मान लो ये खो गया, मान लो हमसे, ठीक है, हमने इसकी कहीं फोटो कॉपी रख रखी है, तो हम जब फोटो कॉपी देंगे एविडेंस के रूप में, उसको बोलेंगे कोलेटरल वाउचर। ये ना जब ओरिजिनल वाउचर अवेलेबल नहीं है तो कॉपी जो उसकी कर रखी थी उसको हम देंगे एज सब्सिडरी एविडेंस, ताकि जो ऑडिटर वगैरह है उसके माइंड से डाउट हट जाए। ठीक है ना।
उसको बोलेंगे कोलेटरल वाउचर। जैसे एग्जांपल क्या दे दिया, फोटोकॉपी ऑफ द डीडी, भाई ओरिजिनल डीडी खो गया मान लो, तो कोई ने फोटोकॉपी दे दी, सर वो तो है नहीं, आप ये ले लो, उसको कोलेटरल वाउचर बोलेंगे। ठीक है ना। या हम पैसे जमा कराने गए, ठीक है, तो उसको हम स्लिप मिलती है ना, काउंटर फॉइल मिलता है उसका, तो वो दिखा दिया हमने, तो वो दिखा दिया, तो वो अब एक तरह से प्रूफ हो गया अपने पैसे जमा कराए थे, मतलब इस तरह से। ठीक है। अब अगला जो जो डिस्टिंग्विश किया है, वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट वाउचर को। ठीक है। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल क्या है, जो कि कंपनी के अंदर ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसको बोल उसको एक मिनट, जो कंपनी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको बोलते हैं इंटरनल। जैसे कि सेल्स इनवॉइस, या आपने मटेरियल आपको चाहिए, मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप करी, ठीक है ना, तो इस तरह से ये होता है। एक्सटर्नल क्या होता है, जो बाहर के लोग हमें देते हैं, जैसे बैंक स्टेटमेंट ली, या हमने कस्टमर से कंफर्मेशन ले लिया, सप्लायर से ले लिया, तो वो हमारे एक्सटर्नल वाउचर होते हैं। तो वाउचर में इतना ही करना है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है। उससे अगला है ऑडिट रिस्क। अब ऑडिट रिस्क क्या होता है, ऑडिट रिस्क मतलब वो रिस्क है कि मीन्स ऑडिटर से गलती हो गया, ऐसा मान लो ऑडिट से गलती हो जाए, वो कहते सब कुछ सही है, जबकि एक्चुअल में सब कुछ सही नहीं है। ठीक है ना, कहीं ना कहीं जो फ्रॉड था या मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी वो रह रही है कंपनी में। तो ये इसको क्या से मानेंगे, सिंपल लैंग्वेज में देखे तो क्या है, ऑडिटर कह रहा है, क्या कह रहा है, कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट, कि भाई कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, जबकि एक्चुअल है मिस्टेक और फ्रॉड इन देम, जबकि एक्चुअल में फ्रॉड मिस्टेक है, बट ऑडिटर कह रहा है कि सही है। क्यों, क्योंकि उससे मतलब छूट गई, गलती पकड़ने, वो नहीं पकड़ पाया, तो वो क्या करें, तो वो तो ये बोलेगा ना सही है। ठीक है ना। तो ये क्या एक पॉसिबिलिटी है कि भाई आपने कोई एरर छोड़ दिया और आप कह रहे हो सब कुछ बढ़िया है, इवन दो देर इज मिस्टेक, क्योंकि मिस्टेक तो है, क्योंकि बट आपसे नहीं पकड़ पाई, इसलिए आप कह रहे हो कि सब कुछ सही है, जबकि एग्जिस्ट एग्जिस्ट वो कर रही है। तो इसके तीन पार्ट होते हैं ऑडिट रिस्क के, क्या होते हैं, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क और डिटेक्शन रिस्क। इनहेरेंट रिस्क क्या होता है, ये वो रिस्क है जो तो हमेशा ही रहेगा, मतलब ये तो कभी भी, कहते हैं ना, इसको तो आप हटा ही नहीं सकते। जैसे कि मान लो रिटेल स्टोर है, वहाँ पे कैश हैंडलिंग ज़्यादा ही होगी, ऑब्वियस सी बात है, लोग खरीदेंगे, पेमेंट करेंगे, तो वहाँ पे बहुत हाई चांस है कि या तो कैश चोरी हो सकता है थोड़ा बहुत, या मिसकाउंटेड हो सकता है। मतलब ऐसा तो बहुत ही मतलब रेयर होगा, नहीं तो 99% तो कैश दो चार ऊपर नीचे रहेगा ही रहेगा। तो ये तो कहते हैं ना कि उस चीज़ की इनहेरेंट लिमिटेशन होगी, ये तो हमेशा ही रहेगा, इसको तो आपसे कितना ही कंट्रोल लगा लो, ये तो सही हो नहीं सकता। तो इनहेरेंट इनहेरेंट रिस्क वही होते हैं जो हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हटाया या मिटिगेट करा नहीं जा सकता। उससे अगला है कंट्रोल रिस्क। ये कौन से रिस्क है, ये वो रिस्क है जो कि जो हमारा कंट्रोल सिस्टम यानी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, वो भी नहीं पकड़ पाया, उससे भी ये मतलब मिस हो गया। ये होता है ना, चांस दैट कंपनीज ओन सिस्टम डिड नॉट कैच द मिस्टेक। यही है कि भाई कंपनी का ओन सिस्टम यानी इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है वो भी इसको पकड़ नहीं पाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि भाई एक जो एम्प्लॉय है, उसने क्या करा, अब खुद ही प्रोसेस करा और खुद ही अप्रूव कर लिया अपने एक्सपेंस, खुद ही प्रोसेस करके डाले और खुद ही अप्रूव कर लिया एक्सपेंस। अब ये जो है कि कंपनी ने सिस्टम लगा रखा है, इंटरनल कंट्रोल लगा रखा है एक्सपेंस का, ठीक है, लेकिन ठीक है प्रॉपर उसमें अप्रूवल नहीं फीड थे, जो भी कुछ था, तो वो नहीं कर पाया कैच उसको। ये है, तो ये इस तरह कंट्रोल इसलिए होता है कि भाई इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड ही होता है, कि मीन्स आपके जो कंपनी में लगाए हुए इंटरनल कंट्रोल या इंटरनल चेक है, वो भी उस जो मिस्टेक या जो भी फ्रॉड है कुछ भी मान लो उसको कैच नहीं कर पाए। और तीसरा डिटेक्शन रिस्क। ये क्या कौन सा रिस्क होता है, ये होता है कि जो सीए है या ऑडिटर है, ठीक है ना, वो नहीं पकड़ पाए, वो डिटेक्ट नहीं कर पाए, ये वो रिस्क होता है एरर या मटेरियल मिसस्टेटमेंट को। ठीक है, जैसे कि मान लो ऑडिटर ने सैंपल ही छोटा सा लिया, ठीक है, और उसकी वजह से मतलब वो मिसस्टेटमेंट को नहीं पकड़ पाया। अगर वो सैंपल बड़ा लेता या कुछ और लेता तो पकड़ पाता। तो ये डिटेक्शन रिस्क क्या होता है, ऑडिटर का होता है कि भाई ऑडिटर ने अपने प्रोसीजर इस तरह से रखे जिससे वो मतलब मिस्टेक को नहीं पकड़ पाया। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, इंटरनल कंट्रोल। अभी हम बात करें ना पहले, इसमें बात करी हमने, इसमें कंट्रोल रिस्क में, कि कंपनी का इंटरनल कंट्रोल है वो एरर को नहीं पकड़ पाया। तो हम देखते हैं इंटरनल कंट्रोल होता क्या है। इंटरनल कंट्रोल का मतलब होता है कि वो प्रोसीजर जो कंपनी ने सेट कर रखे हैं, ताकि कंपनी की जो हर चीज एक्यूरेट रहे, यानी रिकॉर्ड भी एक्यूरेट रहे,
मनी और एसेट प्रोटेक्टेड रहे, कोई फ्रॉड के चांस ना हो, और लॉ वगैरह की जो रूल्स है सब फॉलो होता रहे। मतलब एक प्रोसीजर, हर कंपनी एक प्रोसीजर सेट करती है उसकी मतलब स्मूथ फंक्शनिंग या रनिंग के लिए, वो इंटरनल कंट्रोल होता है। ठीक है। और इसमें इंटरनल कंट्रोल में ऑडिटर क्या क्या करता है? ऑडिटर ये देखता है कि भाई कंट्रोल सही तरह से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ताकि मतलब कोई गलती वलती तो पकड़ में आ जाए। ऑडिटर का काम होता है कि इंटरनल कंट्रोल को चेक करना कि वो सच में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे जिस काम के लिए उन्हें बनाया गया है। ठीक है। क्योंकि जब इंटरनल कंट्रोल अच्छा होता है ना, तो रिस्क ऑफ एरर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जो भी गलती होगी इंटरनल कंट्रोल पकड़ ही लेगा। ठीक है, तो वो रिस्क ऑफ एरर बहुत कम हो जाते हैं। अब जैसे एग्जांपल ले ले कि भाई एक जो हमने पहले भी एग्जांपल लिया था ना कि रिटेल स्टोर वाला, तो उसी में मान लो कि भाई जो मैनेजर था उसने क्या करा, दो बंदे बैठा दिए कैश गिनने के लिए एट द एंड ऑफ द डे, ताकि मतलब कोई काउंटिंग मिस्टेक ना हो, कोई फ्रॉड वाला सीन ना हो। एक है, एक हो सकता है कि कुछ पैसे रख ले, कहते जितने ही मिले, कि दो दो पर्सन होंगे तो ऐसा माना जाता है कि दोनों ईमानदार रहेंगे। एक की गलती दूसरे को पकड़ेगा, दूसरी गलती पहले वाला पकड़ेगा। ठीक है ना। तो ये हमारा इंटरनल कंट्रोल होता है। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ इंटरनल कंट्रोल। टोटल जो है वो 5 टाइप के इंटरनल कंट्रोल है। पहला है हमारा प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव क्या होता है? जो होने से पहले ही सही कर दे, यानी प्रिवेंट होने ही ना दे। दीज आर डिजाइन्ड टू स्टॉप एरर। एक सेकेंड। दीज आर डिजाइन्ड टू स्टॉप एरर और फ्रॉड बिफोर दे हैपन, यानी होने से पहले ही उनको रोक दिया जाए। जैसे कि हमने पहले ही कर दिया कि सिर्फ अथोराइज एम्प्लॉय ही पेमेंट को अप्रूव करेगा, या फिर अगर आपको हमारे सिस्टम का एक्सेस चाहिए तो आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम ये चीज़ नहीं रखेंगे तो कोई भी आके सिस्टम में लॉगिन करके कुछ भी एंट्री कर देगा। हमने पहले ही रोक दी उस चीज़ को कि हमने सिर्फ पासवर्ड लगा दिया कि भाई जो अथोराइज पर्सन है वो पासवर्ड डालेगा और अपनी एंट्री करेगा। दूसरा क्या है? डिटेक्टिव कंट्रोल। डिटेक्टिव मतलब अब जब जो भी है फ्रॉड वगैरह एरर हो गया, हमने डिटेक्ट कर लिया, अब क्या करें? तो इसमें यही बताता है कि मतलब एरर और फ्रॉड आफ्टर दे हैव हैपेंड, होने के बाद कैसे करें उनको। जैसे भाई मान लो कुछ डिफरेंस आ रहा है, हमने क्या करा, बैंक रिकन्सिलिएशन कर लिया कि डिफरेंस क्या है क्या नहीं, ये कर लिया। दूसरा क्या है, कुछ चोरी होगी, तो हम क्या करेंगे उसमें, कैमरा में देख लेंगे कि भाई कहाँ से हुई क्या हुई। तो ये वो कंट्रोल होता है कि होने के बाद क्या करना है वो इस तरह से। तीसरा क्या होता है? करेक्टिव कंट्रोल। इसमें क्या होता है कि कुछ एरर हुआ नहीं, बट प्रॉब्लम पता चल गई, हमने पहले ही सुधार लिया उसको। ठीक है ना। दीज आर यूज टू फिक्स प्रॉब्लम दैट वर फाउंड। इसमें कोई फ्रॉड नहीं हुआ, लेकिन हमें पता चल गया कि ये एक लूप होल है, कुछ भी यहाँ से हो सकता है, तो हमने पहले ही इसको सुधार लिया। जैसे भाई मान लो हमने डिटेक्ट करा अनऑथराइज एक्सेस, इसमें कोई फ्रॉड नहीं हुआ हमारे पास, लेकिन हमें पता चल गया कि भाई आगे हो सकता है यहाँ से अनऑथराइज एक्सेस है, तो हमने सारे पासवर्ड रिसेट कर दिए, सारे पासवर्ड रिसेट कर दिए। ठीक है ना। इस तरह से ये होता है करेक्टिव कंट्रोल। उससे अगला है मैनुअल कंट्रोल। ये मैनुअल तो क्या है, पीपल ही करता है, कि जैसे इसमें क्या होता है कि हमने कर दिया कि भाई कोई बहुत बड़ा परचेज होगा ना, उसमें मैनेजर के साइन लगेंगे, ये हमने मैनुअल कंट्रोल डाल दिया, ताकि कुछ इसमें फ्रॉड वगैरह ना हो सके। कि कोई बड़ी परचेज, सपोज सपोज 10 लाख या इससे बड़ा कुछ भी लेना है, तो आपको मैनेजर से एक एक्स्ट्रा प्रूव लेना पड़ेगा। ठीक है। तो वो होगा मैनुअल कंट्रोल। उससे अगला है ऑटोमेटेड कंट्रोल। ऑटोमेटेड मतलब क्या, मान के चलो आप सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारा जो होता है कंप्यूटर, तो इसमें कि ये कि सॉफ्टवेयर या कहते हैं सिस्टम्स में लगे होते हैं। जैसे कि आप एंट्री कर रहे हो मान लो, और आपने कोई जो है इनवॉइस डाल दिया। इनवॉइस एक नंबर होता है, आप नंबर फीड करते हो। ऑटोमेटेड कंट्रोल में क्या होता है कि आपने एक बार एंट्री डाल ली और आप दोबारा डालना चाहोगे ना, सिस्टम आपको एरर दिखा देगा कि ये बिल नंबर ऑलरेडी एंटर्ड है। ठीक है ना, ये मैंने एग्जांपल में भी लिख दिया है। सिस्टम वुड नॉट लेट यू पे द सेम इनवॉइस ट्वाइस, ये बिल नंबर ऑलरेडी एंटर्ड है, आप चेक कर लो, मतलब सही है नहीं डाल सकते, वो चीज़ इसमें। ठीक है। उससे अगला है, अब देखते हैं हम कि क्वालिफिकेशन ऑफ कंपनी ऑडिटर, कि कंपनी ऑडिटर की क्या क्वालिफिकेशन है। तो मेन आपको पता है, सीए जमा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए, सीओपी। पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट ऑडिटर, अगर वो सीए और क्या है, सीओपी उसने ले रखा है।
अब चाहे वो कर रहा हो इंडिविजुअल तरीके से काम कर रहा हो, पार्टनरशिप फर्म के रूप में, या एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के रूप में काम कर रहा हो। अब वो तो थी क्वालिफिकेशन। अब डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन है ये, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन एलएलपी नहीं हो सकता। पहली बात, जिस कंपनी का ऑडिटर बनना है उसका ऑफिसर या एम्प्लॉय नहीं हो सकता। या ये मान के चलो, जो कंपनी है उसका कोई पार्टनर है, ठीक है, वो उस कंपनी से रिलेटेड है कैसे भी, चाहे एम्प्लॉयमेंट में, चाहे ऑफिसर में, या जैसे भी है, तो भी नहीं हो सकते। ठीक है। या मान लो कि जो पर्सन है जो ऑडिटर बनना चाह रहा है, उसका रिलेटिव या पार्टनर ने कोई सिक्योरिटी वगैरह ले रखी है उस कंपनी की, होल्डिंग सब्सिडरी की, यानी कि किसी भी तरह से अगर रिलेटेड है, तो वो उसमें ऑडिटर बन ही नहीं सकते वो। ठीक है। या फिर मान लो कंपनी से जो है लोन ले रखा है, एक्सेस ऑफ 5 लाख रुपीज, चाहे वो कंपनी हो, उसकी सब्सिडरी हो या होल्डिंग हो, या एसोसिएट कंपनी हो, या फिर आपने किसी थर्ड पर्सन की गारंटी दे रखी है कितनी, 1 लाख से ज्यादा की, तो भी आप ऑडिटर नहीं बन सकते। उससे अगला क्या है, ये कि भाई जो पर्सन या फर्म जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लिंक है, इवन बिजनेस रिलेशनशिप है विद द कंपनी और सब्सिडरी, तो भी नहीं हो सकते। या फिर क्या, आप फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट हो कहीं पे, तो भी नहीं बन सकते। या ऐसा मान लो कि आप इसमें ना एक्चुअली लिमिट है, ये जो 20 वाला मैं बता रही पॉइंट इसमें बता देता हूँ कि ऑडिटर ऑडिटर है ना, मैक्सिमम 20 कंपनीज का ऑडिट कर सकता है एक सीए। इसमें स्मॉल कंपनी या अदर तरह की कुछ कंपनी वो इंक्लूड नहीं होती, बट वैसे 20 कंपनी लिमिट है। तो अगर आपकी लिमिट पूरी होगी ना, 20 कंपनी का ऑडिटर हो, उससे एक्सेस में आप नहीं जा सकते, तो भी नहीं बन सकते। या फिर कोई पर्सन है जिसको कोर्ट ने गुनहगार घोषित कर दिया, कन्विक्टेड बाय कोर्ट, इसके लिए, फ्रॉड के लिए, तो भी आप ऑडिटर नहीं बन सकते। ठीक है, ये इतना खैर इंपॉर्टेंट नहीं, बस मैंने थोड़ा नजर में रखो अपने, तो सही रहेगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि जो एक कंपनी का ऑडिटर है, उसके क्या क्या अधिकार है। तो पहला अधिकार क्या है, कभी भी वो कंपनी की बुक्स वगैरह या वाउचर वगैरह देख सकता है, किसी भी टाइप, उसके पास एक्सेस है इस चीज का। दूसरा क्या है, कंपनी की जो मैनेजमेंट है, ऑफिसर्स है, उनसे कुछ भी इंफॉर्मेशन वो पूछ सकता है जो उसको लगता है कि जरूरी है उसके काम करने के लिए। ठीक है। तीसरा है, वो कुछ मैटर में इंक्वायर कर सकता है, जैसे कि कंपनी ने जो लोन एडवांस दिए प्रॉपर्ली सिक्योर है या नहीं है। ठीक है, वो सिक्योरिटी में चार्ज क्रिएट कर रखा है नहीं कर रखा। ठीक है। और जो कंपनी अगर कुछ काम कर रही है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो कंपनी के हित के खिलाफ है। भाई जो मैनेजर या मैनेजमेंट काम कर रही है वो कंपनी के हित के खिलाफ तो नहीं है, जैसे पैसा स्पेकुलेशन एक्टिविटी में लगाना, या कुछ और काम करना जिससे कंपनी का इंटरेस्ट हैम्पर हो रहा हो। ठीक है ना। और एक आध पॉइंट और ही देख लेना, तो ये मतलब ये ऐसे को कर सकता है। तीसरा, जो ऑडिटर है वो कंपनी की जो सब्सिडरी है, उन सबके भी अकाउंट कभी भी चेक कर सकता है, उसके पास अधिकार है इस चीज का। ठीक है। तो मेन तो ये है कि भाई राइट क्या क्या ऑडिटर के। उसके बाद जब राइट होता है तो देखो ड्यूटीज की बात भी आती है। ठीक है ना। तो अब हम इसमें इसमें क्या है कि ड्यूटीज क्या है कंपनी ऑडिटर की। ड्यूटी क्या है कि रिपोर्ट देगा किसको, मेंबर और द कंपनी, जो जो अपनी जो चेक करता है हर चीज को, तो एक रिपोर्ट बनाता है ना, जो मैंने देखा था हमने, 4 तरह की रिपोर्ट होती है, क्वालिफाइड अनक्वालिफाइड सब। तो रिपोर्ट देगा मेंबर को या कंपनी को देगा, जबकि उसने कौन सी फाइनेंस स्टेटमेंट एग्जामिन करी है और उसका क्या ओपिनियन है उनके लिए। ठीक है। पहला तो ये ड्यूटी होगी। दूसरी क्या है, भाई कंपनी एक्ट को फॉलो करेगा, उसके प्रोविजन को कंप्लाई करेगा। ठीक है। तीसरा क्या है, ये अपनी रिपोर्ट में बताएगा कि भाई वो ट्रू फिर दे रही नहीं दे रही, उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो उसने चेक करा है, उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही नहीं दे रही। चौथा, जो हमारे स्टैंडर्ड है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है, उनको फॉलो करेगा। ठीक है ना। पांचवा क्या है, अगर अपनी ड्यूटीज निभाते समय उसको लगा कि भाई जो कंपनी की मैनेजमेंट है या जो एम्प्लॉय है, कोई भी ऑफिसर है, वो फ्रॉड में किसी तरह के भी, कहते हैं ना, क्राइम इन्वॉल्व है, तो ऑडिटर की ड्यूटी है कि गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना विद इन द टाइम लिमिट जो भी है। ठीक है। ये उसका काम है, यूं नहीं कि उन्हीं साथ घुल मिल जाए और घपला कर दे। उसका काम है उन चीजों को उजागर करना और गवर्नमेंट को बताना। उससे अगला क्या है कि ऑडिट रिपोर्ट तो साइन करेगा, वही तो उसका मेन काम है। उसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि करने पड़ते हैं, अगर ऐसा कुछ है अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट, तो वो भी उसको साइन करने पड़ेंगे।
ठीक है ना, यानी सर्टिफाई करने पड़ेंगे, साइन मतलब सर्टिफाई करने पड़ेंगे। उसके बाद वो ये है कि जो ऑडिटर है या तो खुद अटेंड आइदर बाय हिमसेल्फ और थ्रू हिज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, या जनरल मीटिंग हो तो कंपनी या तो खुद करेगा अटेंड या अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगा, जैसे भी है, पर जनरल मीटिंग को अटेंड करेगा कंपनी की। और जो ऑडिटर है वो ये जो सर्विस ये जो है ये नहीं दे सकता कंपनी को या कंपनी की सब्सिडियरी को, जैसे भी है। अगर वो ऑडिटर है तो ये सर्विस नहीं दे सकता। कौन कौन सी? बुक कीपिंग की, इंटरनल ऑडिट, एक्चुअल सर्विस और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की, एजेंसी की, ये सब सर्विस वो नहीं दे सकता। ठीक है, तो ऑडिट का काम करेगा खाली और ये सब सर्विस जो है वो नहीं देगा। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। ये आपको पता होना चाहिए जनरली। वाउचिंग तो पता ही है क्या होता है, कि भाई जो एंट्री करी है बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसी को चेक करना कि भाई वाउचर को देख के कि सही करी है नहीं करी, प्रॉपरली, मतलब हर वाउचर की करी नहीं करी, और अमाउंट वगैरह सही नहीं है, वो सब करना होता है। और वेरिफिकेशन क्या होता है? ये होता है हमारा बैलेंस शीट से रिलेटेड। इसमें क्या हम असेट एंड लायबिलिटीज को चेक करते हैं कि भाई वो जो कंपनी से रिलेट कर भी रही है नहीं कर रही, या ऐसे ही शो कर रखी है, यानी फेक एंट्रीज तो नहीं है। वाउचिंग जो है वही प्रॉफिट एंड लॉस का, जो हमारे वेजेस वगैरह जो भी हम एक्सपेंस वगैरह करें उसको रिलेटेड होता है। और ये मैंने बताया था अभी, बैलेंस शीट के आइटम से रिलेटेड होता है। तो वाउचिंग तो जनरली ऑडिट क्लर्क्स ही कर लेते हैं। अभी जैसे अभी हमने पढ़ा था ना इंटरनल ऑडिट, ये एक तरह से मान लो कंटिन्यूस ऑडिट, तो उसमें जो बंदे बैठे हैं ना वो ही करता है, ये काम ऑडिटर नहीं करता, क्योंकि इतना कोई टेक्निकल काम तो है नहीं, वो देख के तो चेक करना है, तो वो तो कर ही सकते हैं, जो स्टाफ है वो भी, तो ऑडिट क्लर्क्स ही करते हैं। लेकिन ये जो वेरिफिकेशन वाला है ना, ये ऑडिटर ही करता है काम। ठीक है, ये तो होली चलता रहता है, जैसे कि हमने पढ़ा था ना, कौन सा? कॉन्टिन्यूस ऑडिट। कॉन्टिन्यूस ऑडिट ना उस तरह से हो गया, एक तरह से ये उसमें उस तरह का ही काम है, मतलब ना। और ये है, ये हमारा एंड ऑफ द ईयर फाइनेंशियल ईयर होता है वेरिफिकेशन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये एग्जामिन करना कि भाई कंप्लीटनेस ऑफ द ट्रांजेक्शन, करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस, यानी सारी एंट्री हुई है, सही तरीके से हुई है, और सही अमाउंट से हुई है। और जो वेरिफिकेशन का इसका क्या होता है? इसका ये होता है कि भाई जो जो उन्होंने बैलेंस शीट में आइटम दिखा रखे हैं वो सब कंपनी के, मतलब रिलेट करते हैं, ओवरस्टेटेड अंडरस्टेटेड नहीं है, सही अमाउंट पे शो कर रहे हैं, और ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, वैसे ये मान लो। ठीक है ना, तो वो सब इनका यही होता है। आज हमने काफ़ी टॉपिक कर लिए मेरे ख्याल से, तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो शेयर करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। और अब इसके अलावा ये हमारी दूसरी क्लास है ना, तो शायद 2 क्लास और लगेगी, फिर हम इसको ख़त्म कर देंगे, फिर कोई नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। ठीक है ना? ओके, थैंक यू।